मेरा नाम अली है। मेरा ताल्लुक मुल्तान के करीबी एक गांव से है जो शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। गांव छोटा सा है, आबादी बहुत कम है और ज़्यादातर मकान कच्चे हैं। ये वाक़या आज से 2 साल पहले का है। उस वक्त मैं दुबई में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में काम करता था। 4 साल वहाँ गुजारे थे और इस दौरान एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं गया था। हर दफ़ा छुट्टी का प्लान बनता लेकिन किसी न किसी वजह से रह जाता। बस फ़ोन पर अब्बू और अम्मी से बात हो जाती थी। उनकी आवाज़ सुनकर दिल हल्का हो जाता था, लेकिन घर की याद कभी कम नहीं होती थी। फिर एक दफ़ा मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने सोचा इस बार मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगा। बिना बताए अचानक उनके सामने पहुंच जाऊंगा। मुझे ये सोचकर ही अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। दुबई से फ़्लाइट ली और रात के तकरीबन 2 बजे पाकिस्तान उतर गया। कोई मुझे लेने नहीं आया था क्योंकि किसी को मेरे आने का पता ही नहीं था। एयरपोर्ट से निकलते ही ठंडी हवा ने चेहरा छील दिया। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपनी इंतहा पर थी। मैंने एयरपोर्ट के बाहर से एक टैक्सी पकड़ी जो सीधा मेरे गांव तक गई। रास्ता पुरसुकून था। शहर के बाहर निकलते ही सड़कों पर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। हर तरफ खामोशी थी। गाड़ी गांव के बाहर तक गई। उसके बाद आगे का रास्ता बहुत तंग और कच्चा था, जहां गाड़ी जा नहीं सकती थी। ड्राइवर ने कहा, भाई यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। मैंने उससे पैसे दिए, बैग कंधे पर डाला और रात के लगभग 3 बजे उस सन्नाटे वाली गली में चल पड़ा। उस वक्त सर्दी हद से ज्यादा थी। सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। गलियां वीरान थी। किसी कुत्ते के भी भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। पूरा गांव सोया हुआ था। मुझे सिर्फ अपने कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ दिल तेज धड़क रहा था। जब गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा तो हवा में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन उस सुकून के अंदर कोई गहरी खामोशी छुपी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। तकरीबन 3:15 बज चुके थे। दिल में थोड़ा सा डर जरूर था, पर मैंने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और चलना है। लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट मेरी जिंदगी के सबसे खौफनाक हिस्सा बनने वाले हैं। मैं 4 साल बाद अपने गाँव आया था। रात के अंधेरे में भी मुझे महसूस हो रहा था कि सब कुछ बदल चुका है। पहले के मुकाबले में अब कुछ मकानात पक्के हो चुके थे। गलियों में पहले वाली मिट्टी की खुशबू पहले से बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन वो सुकून, वो पुरानी ठंडक अब भी महसूस होती थी। मैं बैग कंधे पर डाले खुशी और बेचैनी के मिक्स एहसास के साथ गलियों से गुजर रहा था। दिल में बस एक ही ख्याल चल रहा था, अम्मी और अब्बू का चेहरा और उनसे मिलने की खुशी। सोच रहा था वो मुझे देखेंगे तो उनकी आंखों में कितनी खुशी होगी। लेकिन उसी सोच के दरमियान अचानक मुझे लगा कि मेरे कान के बिल्कुल पीछे किसी ने धीमी सी सरगोशी की है। मैं एकदम से रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप को संभाला और दिल में कहा, शायद मेरा वहम है। मैंने फिर अपने कदम बढ़ाए, लेकिन अब मैं हर आवाज पर ज्यादा ध्यान देने लगा। मैं अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि मुझे वो सरगोशी दोबारा सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो और कुछ कह रहा हो। लेकिन वो सरगोशी में जो भी बात कर रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस दफा मैं काफी घबरा गया। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब बचपन में गांव के बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाते थे, जिन्नात की, भूतों की, चुड़ैलों की। ये सब सोचकर मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने अपने कदम तेज कर लिए, लेकिन जैसे ही मैं चलता मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती। ऐसे लगता कि मेरे पीछे भी कोई चल रहा हो। अगर मैं रुकता तो वो आवाज भी रुक जाती, लेकिन जैसे ही मैं चलने लगता वो आवाज दोबारा आने लगती। मेरे हाथ पसीने से गीले होने लगे। कंधे पर लटका बैग भारी महसूस होने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके एकदम पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। मैं आयतुल कुर्सी मुसलसल पड़े जा रहा था। हर 2 कदम के बाद मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता। अचानक मेरे कंधे पर रखे बैग का बोझ ज्यादा महसूस होने लगा, जैसे किसी ने बैग के ऊपर हाथ रखा हो या कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया हो। मैं रुक गया। मैंने बैग उतारा और जमीन पर रख दिया। थोड़ा दम लिया और दोबारा बैग उठाया, लेकिन इस दफा बैग हिल भी नहीं रहा था। वो इतना भारी हो गया था कि मैं उसे जमीन से उठा नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। दिल में अजीब सा खौफ भर गया। मैंने सोचा किसी घर का दरवाजा खटखटाता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। सामने एक पुराना मकान था। मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया, 1 दफा, 2 दफा, तीसरी दफा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं दूसरे घर के करीब गया और उनका दरवाजा खटखटाया। वहां भी यही हाल था, कोई भी नहीं निकला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे इतने खटखटाने के बावजूद कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया,
कि रात के 3 बज रहे थे और सर्दी भी हद से ज़्यादा थी। शायद इस वजह से लोग गहरी नींद सो रहे हों और उनको आवाज़ ना आई हो और वो इसीलिए दरवाज़ा ना खोल रहे हो। मैंने एक दफ़ा पीछे देखा, अंधेरा ही अंधेरा। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जो भी हो, बस घर जल्दी से पहुँचना है। मैंने बैग को ज़मीन पर से उठाया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन बैग अब भी अपनी जगह से नहीं हिला। उस वक्त मेरे अंदर कपकपी तारी होगी। मैंने आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी दोबारा पढ़नी शुरू की। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद बैग दोबारा उठाया। इस दफ़ा अजीब बात हुई, बैग बिल्कुल हल्का था, जैसे उसमें कुछ हो ही ना। पिछली दफ़ा जो बोझ इतना बढ़ गया था वो एकदम से ख़त्म हो गया। मेरे हाथ अब भी ठंडे थे, लेकिन अंदर से हल्कापन महसूस हो रहा था। मैंने बैग कंधे पर रखा और बिना पीछे देखे तेजी से घर की तरफ चलने लगा। मैं गली से बाहर निकला। अब मुझे खेतों के दरमियान से होकर गुजरना था। गांव में हमारे घर तक का ये रास्ता सबसे छोटा था। दोनों तरफ खेत थे और खेतों के बीच एक पतली सी पक्की गली थी जहां से लोग गुजरते थे। रात के 3 बज रहे थे। ठंडी हवा और सर्दी की वजह से सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और खेतों के उस तक रास्तों पर निकल पड़ा। अभी मैंने खेतों के दरमियान कुछ ही फासला तय किया था, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मेरी हर चाल, हर सांस का अंदाजा लगा रहा है। मैंने कदम तेज कर दिए। अब बस कुछ ही रास्ता रह गया था। फिर एकदम से मुझे लगा कि खेतों के दरमियान थोड़ा आगे कोई चीज खड़ी है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई इंसान होगा, कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो लगा कि वो शक्ल इंसानी नहीं थी। वो बीच में खड़ी थी, बिल्कुल सीधी। मैं रुक गया। वो भी एक ही जगह पर खड़ा था। मैंने उसको जरा गौर से देखा और मुझे महसूस हुआ वो भी मुझे घूर रही है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगता था कि अभी मेरा दिल फट जाएगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा कोई गला दबा रहा है या मेरा गला किसी ने पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। मैंने बैग कंधे से उतार कर ज़मीन पर रखा, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, ऐसे जैसे ज़मीन में धंस गए हो। उस चीज़ के चेहरे का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, बस एक स्याह साया था। मेरे कंधों पर दोबारा वो बोझ महसूस होने लगा। पहले हल्का सा, फिर बढ़ता गया। ऐसे लगता था कि किसी ने मेरे बगल में हाथ रख कर पूरा जिस्म दबा दिया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फिर उस चीज़ का साया आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा। हर कदम के साथ ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन हिल रही हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ अभी तक मेरी बंद थी। उस वक्त मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। थोड़ी देर के लिए लगा जैसे कोई मेरे कंधों के पास खड़ा है। मेरे आंखों के सामने दुनिया गोल गोल घूमने लगी। हवा का एक झोंका आया और उसके साथ मुझे लगा कि मेरी कमर के पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया है। मैं वहीं पे गिर गया। मुझे एक पल के लिए महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा हो। वो हाथ ठंडे थे, लेकिन बोझ इतना ज़्यादा था कि मेरी सांस ही रुक गई। फिर मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने घर के कमरे में था। चारपाई के पास अम्मी बैठी थी और वो रो रही थी और अब्बू सर पकड़कर खामोश थे। मोहल्ले के 2-3 लोग भी वहाँ खड़े थे। अब्बू ने मुझे देखा और कहा, तू सुबह खेतों के दरमियान बेहोश मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे पहुंचा। सिर्फ इतना याद था, वो साया, वो आंखें और वो बोझ जो मेरे सीने पर था। मैंने होश में आते ही सबसे पहले ये सवाल पूछा, मुझे क्या हुआ था और मुझे घर कौन लेकर आया। अब्बू ने हल्की सी सांस ली और कहने लगे, सुबह कुछ लोगों ने तुझे खेतों के दरमियान पड़ा देखा था। तू बेहोश था, उन्हीं लोगों ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने अम्मी और अब्बू को पूरा वाकया बताया। अब्बू ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? रात के 3 बजे बिना बताए अकेला इस सुनसान रास्ते पर आ रहा था। फिर उनका लहजा धीमा हुआ और उन्होंने बताया, रात को लोगों ने कई दफ़ा कोई स्याह साया देखा है और जिसने भी उसको देखा है उसका कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। उनकी आंखों में छुपी घबराहट मुझे समझ आ रही थी। अम्मी ने बस इतना कहा, अल्लाह का शुक्र है तो ठीक है, अल्लाह ने तेरी जान बचाई है। उसके बाद 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। मैं नॉर्मल था, दोस्त मोहल्ले वालों से मिलता, कहानियाँ सुनता, पुरानी यादें ताज़ा कर। लेकिन तीसरी रात सब कुछ फिर वैसा ही होने लगा। मैं कमरे में सो रहा था। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। रूम में कुछ अजीब सा माहौल था। थोड़ी देर बाद हल्की सी ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई मेरी चारपाई पर कोई चीज़ मार रहा हो। मैंने सीधा उठकर देखा, रूम खाली था, लाइट ऑन थी, दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। मैंने लाइट ऑफ की और दोबारा लेट गया। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरी चारपाई जोर से हिली, जैसे किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर झटका दिया हो।
मैं सीधा उठकर बैठ गया। रूम में कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मेरी चारपाई दोबारा हिली। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर एकदम से मेरे कंधे पर वापस वो बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे ऊपर आकर दोबारा बैठ गया हो। मैंने जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन गला बंद हो गया था। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे सर के पास से गुजरकर कान के करीब सरगोशी की हो। बिल्कुल वही आवाज़ जो उस रात गली में सुनाई दी थी। दिल में डर इतना भर गया था कि मैं दोबारा बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो अम्मी रो रही थी। अब्बू और हमारे कुछ रिश्तेदार चारपाई के पास खड़े थे। अब्बू ने बताया कि मैं रात भर चीखे मारता रहा, कभी कभी खुद से बातें करता था। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो कमरे में आए तो मुझे दीवार की तरफ मुंह करके बैठे देखा। मैं कुछ बोल रहा था, लेकिन उनको वो बात समझ नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, बस चुपचाप कोना पकड़कर बैठ जाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद है। कभी कंधे पर महसूस होता कि किसी ने हाथ रखा हुआ है। मुझे घर में भी अजीब वहशत होती, कभी साए नजर आते, कभी मुझे आवाजें आती। अम्मी ने दुआएं पढ़कर दम किया, किसी बुजुर्ग को बुलाया। उन्होंने कहा, ये उसी साए का असर लगता है जो खेतों में दिखाई दिया, शायद उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा। दिन गुजरते गए, मैं कमजोर होता गया, मेरी जॉब भी चली गई और मैं बस एक घर के कोने में चुपचाप बैठा रहता था। अम्मी रोज कहती, अली कुछ खा ले बेटा, बाहर घूम, दोस्तों से मिल। लेकिन मैंने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि मेरे आसपास कोई है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे सुन रहा है। बड़ों के साथ मशवरे के बाद अब्बू ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ के चले जाएंगे और मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। जैसे ही हम गांव से निकले, मुझे हल्का महसूस होने लगा। गांव से निकलने के कुछ अर्से बाद मेरी हालत बेहतर होती गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। गांव के लोगों ने बताया कि मेरे बाद भी वहाँ वाकयात होते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि वो कोई इंसान नहीं, जिन्नात है। वो जिन्नात जो उन 15-20 घरों में बस गए हैं जहाँ लोग पहले रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वो मकान छोड़कर चले गए हैं। आज वो आधा गाँव खाली है और आज भी लोग कहते हैं कि उस खेत के बीच में अब भी वो साया खड़ा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने देखा था।